हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेटी इंडस्ट्रियल ट्रेनर में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्वालिटी सर्किल का एक वीडियो। उसका एक केस स्टडी, किस तरीके से आप क्वालिटी सर्किल जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है उसको किस प्रकार आप अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से इसकी सहायता से आपने कंपनी में आने वाली समस्याओं का सॉल्यूशन कर सकते हैं और अपनी कंपनी के लिए कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए समझते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक स्लाइड खोला है। ये वेलकम स्लाइड है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वालिटी सर्किल का नेम लिखना होगा और क्वालिटी सर्किल का नेम लिखने के बाद में क्वालिटी सर्किल का नेम आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे उज्ज्वल क्वालिटी सर्किल, क्रांति क्वालिटी सर्किल एंड मंथन क्वालिटी सर्किल, चिंतन क्वालिटी सर्किल, आगाज, उज्ज्वल। ये किसी भी तरीके का नाम अपने क्वालिटी सर्किल को आप दे सकते हैं। और नीचे लाइन में कंपनी का नेम होना चाहिए, कंपनी का नेम और उसका लोकेशन क्या है ये डिटेल यहाँ पे आपको देना होगा। कंपनी की फ़ोटो हमें यहाँ पे लगानी है। इंडिया में किस जगह पे आपकी कंपनी लोकेटेड है ये लगाएंगे, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे टीम की फ़ोटो हमें लगानी है, जो टीम क्वालिटी सर्किल में पार्टिसिपेट कर रही है वो पूरे ग्रुप की टीम फ़ोटो यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे सर्टिफिकेशन हम लोग लगा सकते हैं, जैसे मैंने लिखे हुए हैं काफ़ी ये तरीके के सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री के पास होते हैं। जो भी सर्टिफिकेशन आपकी कंपनी के पास है उसकी यहाँ पे फ़ोटो लगाएं और नीचे उसी स्टैंडर्ड को लिखें। आपके कस्टमर क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो मारुति होंडा होंगे, और अगर नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर भी है तो आपके कस्टमर क्या है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है कि क्या है। यहाँ पे आपको कंपनी के प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आपकी कंपनी के हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी के एक सर्किल का डिटेल लिखा हुआ है। क्वालिटी सर्किल का फॉर्मेशन कब हुआ, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट कब है, वर्किंग एरिया मोल्डिंग शॉप से काम करते हैं, एंड प्रोजेक्ट नंबर कितना है, मीटिंग कब करते थे, कितने टाइम तक मीटिंग करते थे, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना मीटिंग लगा, कितने परसेंट अटेंडेंस रही, आपके क्वालिटी सर्किल का कोऑर्डिनेटर कौन है, फैसिलिटेटर कौन है, लीडर कौन है, डिप्टी लीडर एंड मेंबर्स डिटेल, ये सब यहाँ पे हमारे क्वालिटी सर्किल की वेलकम स्लाइड में आ जाता है। अब आगे चलते हैं, स्टेप नंबर एक, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे समझेंगे। स्टेप बाय एक में है लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमने अपने एरिया में आने वाली सभी प्रॉब्लम को लिस्ट करना है और ABC कैटेगरी में डिवाइड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई मशीन ब्रेकडाउन है, हाई लम्स जनरेशन है, पुअर फाइबर्स है। कोई आपके अपने एरिया में आने वाली इसी तरीके की प्रॉब्लम को आपको लिखना है और ABC कैटेगरी में डिवाइड करना है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ए कैटेगरी की वो प्रॉब्लम है जिसको हम केवल खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। बी कैटेगरी की वो प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और देन लास्ट फाइनली सी कैटेगरी की प्रॉब्लम वो है जिसमें मैनेजमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। और ये प्रॉब्लम बनाने के बाद हमें इस तरीके का एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें ए कैटेगरी में कितनी प्रॉब्लम आई है, बी में कितनी आई है और सी में कितनी आई है। ये करने के बाद में दोस्तों, प्रॉब्लम का सिलेक्शन स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। प्रॉब्लम का सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करना है और उसको करने के लिए हमें कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको डेटाबेस हमें सिलेक्शन करना है। ऐसा नहीं है हम कुछ भी सिलेक्ट करें अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे डेटा है, मैंने जो जो डेटा लिया वो लिया है कि कितना रिजेक्शन हो रहा है, रिजेक्शन का क्वांटिटी क्या है और उसका वैल्यू क्या है। तो इसी को अभी हमने ग्राफ में दिखाया और हमने एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है, हाई रिजेक्शन। हमारे किसी पार्ट में आ रहा है उसके को हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया को दिखाया है। दोस्तों, आप भी अपने एरिया में आने वाली प्रॉब्लम को इसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिलेक्शन करने के बाद में आ जाते हैं क्वालिटी सर्किल का स्टेप नंबर 3, डिफाइन द प्रॉब्लम। दोस्तों, यहाँ पे हमें पैरेटो चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। पैरेटो चार्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। पैरेटो चार्ट में हम देखेंगे कि किस डिफेक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है और किस डिफेक्ट पे हमें काम करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग 80-20 का रेशो फॉलो होता है। तो 80% में आने वाली प्रॉब्लम में हमें पहले काम करना है। तो 80 प्रॉब्लम के हिसाब से यहाँ पे अगर हम मार्किंग करते हैं तो सिंक मार्क, बबल और बेडलाइन की समस्या हमारा 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। अतः हम इन जो है इनको ही सोल्व करने में हम लोग काम करेंगे।
और ये हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। जैसे दोस्तों किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक टारगेट हमें बनाना होता है, तो हमें यहाँ पे टारगेट लिया है कि जो हमारा रिजेक्शन आ रहा था जिस प्रोडक्ट में, वो बिफोर कितना आ रहा था, और हमने टारगेट उसको कम करने का, कितना टारगेट कम करने का यहाँ पे टारगेट लिया वो है। और दोस्तों टारगेट की अगर बात आएगी है तो मैं यहाँ पे ज़रूर एक बार आपको क्लियर ही कर देना चाहता हूँ। टारगेट जो है आज की डेट में स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का ज़माना है, और स्मार्ट तरीके से अपने टारगेट को सेट करना है। यहाँ पे एज फॉर आपका टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए, एंड एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए। मतलब आप अचीव, ऐसा नहीं टारगेट लेना है कि जो हमें अचीव करना इम्पॉसिबल हो, और आर फॉर रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, हवाबाजी नहीं, और टाइम बोर्ड मतलब कितने टाइम में हमें उस टारगेट को पूरा करना है। दूसरा दोस्तों, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन हमें भी दिखाना है। उस प्रोडक्ट के बारे में सभी को बताना है कि हमारे प्रोडक्ट का प्रोफाइल कैसा है, हमारे प्रोडक्ट का यूज कैसा है, हमारे प्रोडक्ट को क्या एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे यूज हो रहा है, कितना उसके ऊपर लोड आ रहा है, ये सभी को ध्यान में रखते हुए हमें जो है अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। तो आगे चलते हैं स्टेप। यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक एक्टिविटी चार्ट बनाना है, जिसमें हमें सभी 12 क्वालिटी सर्किल के स्टेप को ध्यान में रखते हुए हम एक वीकली प्लान बनाएंगे कि हमें जो है ये सर्किल आने वाले 3 महीने में कंप्लीट करना है, और उसके हिसाब से हमने उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। टारगेट बनाने के बाद में दोस्तों ये स्टेप नंबर 3 चल रहा है अभी, डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम की ज़रूरत है, प्रोसेस फ्लो चार्ट की ज़रूरत है। और ये प्रोसेस फ्लो चार्ट दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक जो इधर लेफ्ट साइड में मैंने बनाया है, ये सिंबल के अनुसार हम लोग बना सकते हैं कि आपके उस प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस फ्लो क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट होके क्या क्या प्रोसेस में हो रहा है और कहाँ तक फिनिश हो रहा है, ये हमें जो है यहाँ पे दिखाना है। और इसको पिक्टोरियल व्यू में भी दिखा सकते हैं, फोटो के साथ है, जिसको समझने में इजी होता है। स्टोर से मटेरियल, स्टोर से रिसीव होता है, प्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेस है, वो सारा हम लोग पिक्टोरियल व्यू से भी दिखा सकते हैं। दोनों व्यू हम इसमें दिखा सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। और समझ के इसको फिर हम जो भी प्रॉब्लम वाला हमारा एरिया है उसको रेड मार्किंग करेंगे, किस एरिया में हमें प्रॉब्लम आ रही है रेड मार्किंग करके उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि उसको समझने में आसानी हो सके। आगे चलते हैं दोस्तों, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 होता है डाटा एनालिसिस। फ्रेंड्स आपने देखा होगा, हमने प्रॉब्लम को सिलेक्शन करने के बाद में हमें एक बार फिर से डाटा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। और डाटा किस तरीके से एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन तो ज़्यादा आ रहा है लेकिन उसका कारण कुछ और ही हो, प्रॉब्लम कुछ और ही हो, तो हमें पहले कुछ कंपैरिजंस बनाने होंगे। जैसे सबसे पहले शिफ्ट वाइज कंपैरिजन बनाना होगा कि शिफ्ट वाइज ऐसा तो नहीं है किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में ज़्यादा रिजेक्शन हो रहा हो। फिर हमें एक डाटा ऑपरेटर वाइज बनाना होगा, ऐसा तो नहीं है पर्टिकुलर कोई ऑपरेटर ज़्यादा रिजेक्शन कर रहा हो। एक शिफ्ट वाइज मैन पावर ट्रैकिंग करेंगे, ऐसा तो नहीं है मैन पावर का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। फिर हम जाएंगे साइकिल टाइम वेरिएशन तो नहीं है, कभी कभी साइकिल कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से तो नहीं रिजेक्शन हो रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग डे वाइज रिजेक्शन का मॉनिटरिंग भी करेंगे, किसी पर्टिकुलर डे कोई तो ज़्यादा रिजेक्शन नहीं हो रहा है। हो सकता है ऐसा हो कि स्टार्टअप के बाद मंडे को ज़्यादा रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है, या ट्यूसडे को ज़्यादा रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है, या लास्ट वाले दिन सैटरडे को तो ज़्यादा रिजेक्शन नहीं हो रहा है। कई तरीके से हम डाटा एनालिसिस करेंगे। अगर यहाँ पे हमें कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं मिलती है तो आगे चलेंगे, और यहीं पे कुछ एबनॉर्मलिटी मिलती है तो उसको पहले ठीक करेंगे। हो सकता है यहीं से प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो जाए। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोज। दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोज के लिए हमें कोज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाना होता है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। मान लीजिए कार का कंट्रोल लॉस हो गया है, तो उसके क्या क्या कोज हो सकते हैं, उसके प्रोबेबल कोज क्या है, उसके पॉसिबल कोज क्या है। जैसे स्लिपी रोड हो सकता है, फ्लैट टायर हो सकता है, टायर घिस गया हो सकता है, ड्राइवर का मिस्टेक हो सकता है, ड्राइवर एरर है, मैकेनिकल फेलियर भी हो सकता है आपकी गाड़ी में। तो उसके ये सब कोज क्या क्या है वो हमें समझना होगा। रोड स्लिपी होने का क्या क्या रीजन हो सकता है, उसमें ऑयल हो सकता है, उसमें आइस हो सकता है, रेन वाटर हो सकता है,
उसमें मड हो सकता है काफ़ी सारा, उसकी वजह से भी रोड स्लिप भी हो सकता है। तो बहुत सारे दोस्तों रीज़न है, सभी को यहाँ पे नोट डाउन करना है और जो भी सारे रीज़न यहाँ नोट डाउन करेंगे, उनको आगे चल के एक-एक करके वैलिडेट करना है। वैलिडेट करके निकालेंगे कि हमें किस कॉज़ जो कौन सा कोज हमारी प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसको हम जो है कि आप कोज वैलिडेशन में समझेंगे। यहाँ पे आ जाता है कोज वैलिडेशन। कोज वैलिडेशन किस प्रकार से करेंगे दोस्तों? जैसे कोज नंबर 1 है लैक ऑफ अवेयरनेस है या पुअर हेल्थ है या ऑपरेटर फटीग तो नहीं है, मैन पावर से रिलेटेड क्या इश्यू है, मशीन से रिलेटेड क्या इश्यू है, ये सब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कोज क्या है। फिर देखेंगे उसका चेकिंग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने सबसे पहले लिया मैन पावर का स्किल कम तो नहीं है, उसके जानने के लिए हमें उसके स्किल का टेस्ट लेना होगा। स्किल टेस्ट लेके हमें देखना होगा स्टैंडर्ड क्या है, कितने परसेंट मार्क्स आने पे हमारा ऑपरेटर स्किल कहलाता है और आगे लिखेंगे उसका रिजल्ट क्या है। फिर एक लास्ट वाले कॉलम में हम जाएँगे चेक किसने किया है, ये किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, टीम का कोई मेंबर इसको चेक करेगा। हमें कितना रिजल्ट ऑब्जर्व हुआ, उसके अगेंस्ट में डिसीजन क्या है। इनवैलिड मतलब दोस्तों ये हमारा कारण वैलिड नहीं है, ये कारण हमारा ओके है। दूसरा हम लोग एक कॉज़ नंबर 4 लेते हैं जो हमारा कॉज़ जो है हमारी प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर रहा था, जैसे मोल्ड टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना। इसको कैसे चेक करेंगे? चेकिंग मेथड है थर्मोग्राफिक कैमरे से चेक करेंगे। स्टैंडर्ड है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस मोल्ड का टेम्परेचर होना चाहिए और जब ये एक्चुअल में हमने चेक किया तो 75 डिग्री टेम्परेचर मिला, तो ये कॉज़ हुआ वैलिड कॉज़। इसका मतलब ये हमारा प्रॉब्लम वाला कारण है। इस तरीके से हमें सारे कॉज़ का वैलिडेशन करना है, सभी को वैलिड और इनवैलिड डिक्लेयर करना है और दोस्तों जो कॉज़ वैलिड आएँगे उनको किस तरीके से हमें आगे सॉल्व करना है, उनको लेके चलना है और जो इनवैलिड आएँगे उसको किस तरीके से चेक करना है, उसका डिटेल यहाँ पे है। दोस्तों जैसे ही सबसे पहला कोर्स था कि ऑपरेटर का अवेयरनेस के बारे में, हमने उसका स्किल टेस्ट लिया, उसका ग्राफ यहाँ पे लगाया है। दूसरा उसका पुअर हेल्थ के बारे में था, उसका हमने हेल्थ चेकअप कराया। ये दोस्तों ये क्या कोर्स वैलिड है या नहीं है, इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। और आगे एक आ जाता है कि हमारा मोल्ड का टेम्परेचर का अधिक होना एक कॉज़ था, उसको हम चेक करने का मेथड क्या है? दोस्तों हमें मोल्ड के अलग-अलग एरिया में, मोल्ड के कोर और कैविटी में, अलग-अलग हिस्से में हम लोग मोल्ड की थर्माग्राफी करेंगे और वहाँ पे एक्चुअल टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे। एक्चुअल टेम्परेचर अगर यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे कि ये हमारा वैलिड कॉज़ है, ये प्रॉब्लम है। इसी तरीके से ये दूसरा हमारा एयर इन ट्रैप का जो कॉज़ था, ये दूसरा ये वैलिड कॉज़ है। प्रॉपर एविडेंस के साथ हमें चेक करना है। ऐसे नहीं है कि हमें ऐसे ही नहीं बोल देना कि वो वैलिड है और इनवैलिड है। वैलिड का मतलब एक बार मैं फिर से बता दूँ, वैलिड मतलब जो प्रॉब्लम वाले कॉज़ हैं। इनवैलिड मतलब जो कॉज़ हमारे प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रोसेस को इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रोसेस को खराब नहीं कर रहे हैं, जो हमारी प्रोसेस स्टैंडर्ड के अनुसार है, उनको इनवैलिड बोलते हैं और जो हमारी प्रोसेस के अनुसार नहीं है, उसको वैलिड बोलते हैं। दोस्तों अब आ जाता है स्टेप नंबर 6, फाइंडिंग आउट रूट कॉज। एक बार कॉज पता चलने के बाद में हमें उसको रूट कॉज तक जाना है और ये एक बहुत ही क्वालिटी सर्किल का अच्छा टेक्निक होता है जिसको वाई वाई एनालिसिस बोलते हैं। तो हमारा एक कॉज निकल के आया था मोल्ड का टेम्परेचर अधिक होना। अब हम लोग समझेंगे कि मोल्ड का टेम्परेचर अधिक क्यों है, क्योंकि मोल्ड में जो कूलिंग लाइन चल रहा है वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। वो इफेक्टिवली काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वाटर सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सही हो रहा है? क्योंकि मोल्ड में वाटर की लूपिंग ज़्यादा है। मोल्ड में वाटर की लूपिंग ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इनलेट आउटलेट कम यूज कर रहे हैं मोल्ड में। हम लोग कम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मशीन के वाटर मैनिफोल्ड में इनलेट आउटलेट की संख्या कम है, इसलिए हम लोग उसकी प्रॉपर ज़्यादा अधिक मात्रा में यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे हम वाई वाई करते जाएंगे और लास्ट में जब हम आंसर नहीं दे पाएंगे, फाइनली एक कंक्लूड निकलेगा, उसी को बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस। जैसे इसमें रूट कॉज निकल के आया कि हमारे वाटर मैनिफोल्ड में ही कनेक्शन कम थे, जिसकी वजह से हम लोग जो है कम वाटर कनेक्शन यूज कर रहे थे और जिसकी वजह से हमारे मोल्ड का टेम्परेचर अधिक हो रहा था। दोस्तों इसी प्रकार हमें कोज एक हो सकता है, दो कोज हो सकते हैं, तीन कोज हो सकते हैं। जितने वैलिड कोज निकलेंगे हमें उनका वाई वाई एनालिसिस करना है। अब आगे चलेंगे, इसको जो हमने रूट कोज निकाला है उसको हमें क्रॉस चेक करना है। स्टेप नंबर 7 आ जाता है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में हमें
सारी तरीके से डेट कर, अभी हमने देखा मोल्ड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो किस एरिया में ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, इस तरीके से हमें लोगों को हमें वो पूरी प्रॉपर्ली चेक करना होगा। मोल्ड के हर हिस्से में टेम्परेचर को चेक करना होगा। तो इसकी से हमें पूरा एक डेटा बनाना है। और दूसरा रूट कॉज था एयर वेंट का कम होना। तो एयर वेंट के बारे में, एयर वेंट किस जगह कितना है, टोटल हमने कितनी जगह चेक किया, 1 जगह चेक किया, 2 जगह चेक किया, 9-10 जगह चेक किया, कोर में भी चेक किया, कैविटी में भी चेक किया। उसके बाद में एयर वेंट क्या चीज़ है, ये यहाँ पे पूरा फ़ोटो के साथ बताया है। क्या-क्या डाटा निकल के आया, इसके अगेंस्ट में स्टैंडर्ड क्या था, उसके आगे एक्चुअल क्या मिला, ये सारा डाटा हमें यहाँ पे दिखाया है, जो कि जिसको देख के समझ में आता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। अब आगे चलेंगे, आगे स्टेप नंबर 8 आ जाता है डेवलपिंग सॉल्यूशन। दोस्तों हमें प्रॉब्लम पता चल गई, रूट कॉज भी पता चल गया, अभी हमें अब बारी आती है सॉल्यूशन निकालने की। दोस्तों सबसे पहले हमारा रूट कॉज निकल के आया था कि वाटर मैनिफोल्ड में नंबर ऑफ इनलेट आउटलेट की संख्या कम है। तो यहाँ पे सर क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, वो हमने यहाँ पे दिखाया है। और जैसे कम होने में सबसे पहला हमने सॉल्यूशन दिखाया है कि मशीन का इनलेट आउटलेट की संख्या को कम कर दे। नहीं, हम ऐसा करेंगे तो मोड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इससे ये सजेशन जो है रिजेक्ट हुआ। लास्ट में आया कि हम लोग इनलेट मैनिफोल्ड की संख्या अधिक वाला एक मैनिफोल्ड रिप्लेस करें, दूसरा एक मैनिफोल्ड में अधिक इनलेट आउटलेट लगाएं, जिससे ये हमने ये सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया और इसको इम्प्लीमेंट किया। ऐसे ही एयर वेंट में भी किया, एयर वेंट की डेप्थ को इंक्रीज किया और नंबर ऑफ एयर वेंट को मोड में बढ़ाया। दोस्तों इसके लिए हमने ये सॉल्यूशन को एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए सारी टीम बैठ के डिस्कस करती है और डाटा एनालिसिस करती है, उसके बाद में इसको डिसाइड होता है। हर काम को करने के लिए किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होना चाहिए। उसका कोई रिमार्क है तो यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, कौन इस काम को करेगा, कब करेगा, विथ टारगेट डेट के साथ हमें यहाँ पे लिखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों आगे आ जाता है स्टेप नंबर 9, फोर्सिंग प्रोबेबल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, जब भी हम प्रोसेस में अभी हमने कोई सॉल्यूशन निकाला है, कोई सॉल्यूशन हम लोग अपनी लाइन पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली जो पुराना प्रोसेस चल रहा होता है उसमें हमें चेंज करना पड़ता है। और जब हम प्रोसेस में चेंज करते हैं तो हमें ये चीज़ को पहले ही देख लेना है कि वो कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। जैसे अभी हम नंबर ऑफ इनलेट आउटलेट की संख्या यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं, तो ऑपरेटर को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उससे ऑपरेटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टूल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वालिटी साइड से बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। मेंटेनेंस साइड से क्या है, मेंटेनेंस को इसमें वाटर मैनिफोल्ड इंस्टॉल करना होगा, इसलिए वहाँ से पहले ही बात करके और उसको इंस्टॉल कराना है। मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, उसको भी ध्यान में देना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों इस प्रकार जो भी हमारे सॉल्यूशन रहेंगे उनका हमें फोर्सिंग प्रोबेबल रेजिस्टेंस को चेक करना है और उसका इम्प्लीमेंट करते समय उसका सॉल्यूशन करना है। नहीं तो बाद में क्या होगा, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और वो जो यूजर्स हैं, जो ऑपरेटर हैं, जो प्रोसेस चला रहे हैं, वो सही से उसको कर नहीं पाएंगे और वो मिस्टेक होगी और वो हमारा जो हमने सजेशन इम्प्लीमेंट किया वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट आ जाता है, हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, अब हमें उसको ट्रायल करने की बारी है। हमें ट्रायल करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। सॉल्यूशन हमने लगाया, जैसे पहले जो बिफोर में मैनीफोल्ड था उसमें एलपीएम कितना आ रहा था, बाद में मैनीफोल्ड लगाया, इसमें नंबर ऑफ आउटलेट इनलेट की संख्या इंक्रीज हुई। फिर उसके बाद में हमें डेटा लेना है कि हमारा जो रिजेक्शन आ रहा था उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर हमारा जो दूसरा रूट कोज ट्रायल नंबर 2 था, जिसमें हम लोग जो आ रहा था निकल के गया, हमारे एयर वेंट्स इसे नहीं काम कर रहे हैं, एयर वेंट को हमें करेक्ट करने के बाद में वो रिजेक्शन का क्या डेटा है। दोस्तों इस प्रकार हमें ट्रायल करना है और ट्रायल को सक्सेसफुल है या नहीं सक्सेसफुल है उसको चेक करना है। और अब आ जाती है दोस्तों स्टैंडर्ड की बारी। हमें क्या क्या स्टैंडर्ड करना है, हमें अगर हमारे प्रोसेस में कुछ चेंज हो रहा है तो हमें एफएमईए में भी अपडेट करना पड़ता है। और अगर हमारा कोई हम लोग इक्विपमेंट चेंज कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको हमें स्टार्टअप चेक शीट में भी एंटिसिपेट करना पड़ेगा। और अगर हम मोल्ड में कुछ एडिशनली लगा रहे हैं या कुछ लगा रहे हैं तो हमें इसके लिए एसएमसी को भी अपडेट करना पड़ेगा। और दोस्तों इसी चीज़ को देखने के लिए हमें इस टाइप के जितने भी पार्ट हैं वो सभी में हॉरिजेंटल डिप्लॉयमेंट भी होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है। और इस जो हमने किया है उसको हमें अदर यूनिट के साथ शेयर भी करना है, दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है, ताकि वो उससे कुछ सीख के
लोग अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप इसको देख के अपने यहाँ में सीख के इम्प्लीमेंट करिए और जो है क्वालिटी सर्किल को बनाइए, एक पहल करिए। और ये बहुत ही आसान और बहुत अच्छा एक प्रोसेस है जिससे हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाता है दोस्तों हमारा पीपीएम, जो हमने टारगेट लिया था। टारगेट हमारा सबसे पहले पीपीएम जो हमारा रनिंग आ रहा था 24,000 आ था। टारगेट हमने उसको 50% कम करके 12,000 करने का टारगेट लिया था और दोस्तों हमने अचीव किया 7,840। और ये कैसे अचीव हुआ, ये मंथली ट्रैकिंग यहाँ पे लाइन ग्राफ में लगाया। क्वालिटी सर्किल से पहले क्या पीपीएम आ रहा था, क्वालिटी सर्किल के दौरान क्या पीपीएम था, और आफ्टर द क्वालिटी सर्किल क्या पीपीएम क्या चल रहा है, इसका प्रॉपर ट्रैकिंग होना चाहिए ताकि कभी भी पैरामीटर अगर आउट होता है तो आप उसको पकड़ पाए, उसको देख पाए और उसको दोबारा से चेक कर पाए। और अब आ जाता है एक्टिविटी प्लान, जो हमने प्लान किया था उसके अगेंस्ट में हमने एक्चुअल क्या किया है। वो हमारा उसी टाइम से क्वालिटी सर्किल कंप्लीट हुआ है या डिले हुआ है, जो भी है यहाँ पे हमें इसको चार्ट में दिखाना है, चार्ट में कैप्चर करना है और ट्रैक करना है। अब आ जाती है फाइनली क्वालिटी सर्किल नंबर स्टेप नंबर 12, जिसमें फॉलो अप रिव्यू है और इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट होते हैं। दोस्तों टेंजिबल बेनिफिट ये है जो कंपनी को डायरेक्ट पैसा बचता है। जैसे पहले एवरेज रिजेक्शन आ रहा था ढाई ढाई हज़ार पार्ट, और जिसका मंथली प्रोडक्शन है 12,000 पार्ट, और टोटल कॉस्ट पर पार्ट है 42। और इस तरीके से जो हमने रिजेक्शन पहले और आफ्टर में सेव किया है वो 1100 पार्ट का किया है, और मल्टीप्लाई करके पार्ट के कॉस्ट से तो ये टोटल कॉस्ट हो जाती है 46,956 रुपये। ये हमारी मंथली सेविंग आ जाती है 46,000, और अब हम इसको ईयरली कैलकुलेट करेंगे 5,63,472 रुपये एनुअल सेविंग आ जाती है। दोस्तों ये तो हुई एनुअल सेविंग, और क्योंकि रिजेक्शन कम हुआ तो ये हमारा गैस मोल्डिंग प्रोडक्ट है तो हमारा जो है गैस का कॉस्ट सेविंग भी होता है। और हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कुछ हमें चीज़ें बनानी पड़ती है, कुछ चीज़ें परचेज करनी पड़ती है, तो हमें यहाँ पे उस का जो खर्चा हुआ है वो भी यहाँ पे एक्सपेंसेस जो हुआ है वो दिखाना पड़ता है। और लास्ट में फाइनल आ जाता है, फाइनल सेविंग आ जाता है। लास्ट में फाइनल सेविंग आपने एनुअली कितना किया वो यहाँ पे दिखाना है, इसको बोलते हैं टेंजिबल बेनिफिट। और ये जो आपका टेंजिबल बेनिफिट है, जो कॉस्ट सेविंग है, ये आपके अकाउंट डिपार्टमेंट से वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसका हम यहाँ पे ऐसे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर इसको अकाउंट डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा तो ही ये माना जाता है। और दूसरा आ जाता है इनटेंजिबल बेनिफिट। इनटेंजिबल बेनिफिट में होता है जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है हमारी क्वालिटी सर्किल की टीम का, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल इम्प्रूव होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। इस तरीके का जो बेनिफिट होता है उसको इनटेंजिबल बेनिफिट बोलते हैं। दोस्तों फाइनली आ जाता है कौन से क्वालिटी सर्किल के टूल हमने ये यूज़ किए, वो यहाँ पे हमने दिखाया है। एंड फाइनली की पॉइंट ऑफ क्वालिटी सर्किल है, यहाँ पे हमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी दिखाना है, और यहाँ में हम जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे होना चाहिए, प्रोजेक्ट का नाम क्या है। और ये हमारे यहाँ पे क्वालिटी सर्किल का केस स्टडी खत्म होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरा दो पार्ट वन क्वालिटी सर्किल, पार्ट टू क्वालिटी सर्किल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको देखिए, उससे समझिए, और इस केस स्टडी को ध्यान में रखते हुए अपनी कंपनी का एक क्वालिटी सर्किल बनाइए, तैयार किए। इससे आपके कंपनी में आने वाली प्रॉब्लम को 100% कम कर पाएंगे। और दोस्तों फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।